एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विधराणा कॉन्सेप्ट क्लासेज में। तो कंटिन्यू करते हैं आपकी अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज, 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपका, सिंगल सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में अभी हाल ही में काफ़ी बातें चल रही है। तो भारत में क्या डॉक्यूमेंट है जो सिटीजनशिप को प्रूव करता है, खासकर पासपोर्ट पे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, करंट का मुद्दा है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। और जो हमें डिस्कस करना है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से डिस्कस करना है। तो हमारे संविधान में नागरिकता पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से 11 के अंदर है। इसके अंदर हमारे संविधान में बिल्कुल ये नहीं बताया गया कि कौन नागरिक होगा भारत का, कौन नहीं होगा, ठीक है। तो भारत में फिर नागरिकता कैसी है, इस बारे बताया गया। भारत में जो नागरिकता है वो है सिंगल नागरिकता, यानी अलग से नहीं लेनी पड़ेगी राज्य, जैसे आप हरियाणा से, तो हरियाणा के लिए अलग से नहीं लेनी पड़ेगी आपको, ना सेंटर की अलग से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एकल नागरिकता बोल सकते हो भारत में है। इसके बाद अगर बात करें तो फिर दोहरी नागरिकता कहाँ है, ड्यूअल, ये है आपकी यूएसए में। यूएसए के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ आपको अलग से राज्य की लेनी पड़ेगी नागरिकता, और वहाँ पे केंद्र की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ और क्या हम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के अंदर अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो यूएसए से क्यों ना आया हो। अगर हमारे देश में वो नागरिक है तो बन जाएगा। लेकिन अगर बात करें यूएसए की, यूएसए के अंदर आपको वहाँ की मिट्टी में जन्मा होना चाहिए। जैसे इंडिया से जाके वहाँ पे नागरिकता ले लें तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसके बाद हमारे संविधान में तो नागरिकता के बारे में प्रावधान ये नहीं करा गया कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, तो ये पावर दी गई है संसद को, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं हम अगली स्लाइड में, लेकिन इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने इंग्लैंड से, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम कॉन्सेप्ट पे। तो पावर्स जो दी है हमारे संविधान ने वो दी है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट ने इसी पावर का यूज करते हुए तो यहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1925 सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। उसके अंदर बताया कि 5 तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हो, नागरिकता ले सकते हो, ठीक है। बर्थ से, वंश से, पंजीकरण से, और प्राकृतिक रूप से, और क्षेत्र समाविष्ट से, ठीक है। तो अगर आपको इनकी धाराएं भी देखनी है तो 3, 4, 5, 6 और 7, और 3 तरीकों से आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं स्वेच्छा से, ठीक है, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। टर्मिनेशन कर दिया जाए, बर्खास्त और वंचित अगर सरकार चाहे, ठीक है, तो इसकी धारा होगी आपकी 8, 9 और 10, ठीक है। तो 5 तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हो, और 3 तरीकों से आपको आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं हमने इंग्लैंड से और क्या क्या लिया है। नागरिकता हमने ली है, संसदीय प्रणाली हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी इंग्लैंड से लिया है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन भी हमने इंग्लैंड से लिया है, और लॉ मेकिंग प्रोसेस भी हमने इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पिछली वीडियो में आपके लिए डाउट के लिए दिया था कि हमने न्यायिक समीक्षा का यानी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, तो सही आंसर है इसका यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद पिछली वीडियो में क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ दिक्कत थी। तो ये क्वेश्चन था हमारा, भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1858, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ तो हम एक हमारे फंडामेंटल राइट 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत
हमें रिट मिलती है 5। अगर हमारा कोई व्यक्तिगत हित इफेक्ट होता है तो हम रिट के जरिए, ये 5 रिट हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इनको याद जरूर करिए। हैबिस कॉर्पस है, ठीक है, अमेंडमेंट्स है, और सर्सरी और प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो, ठीक है। तो ये 5 रिट हैं, तो इनके जरिए आप अपने फंडामेंटल राइट का हनन, या फिर आप सीधा कहाँ जा सकते हो ऐसा होने पर, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हो आप आर्टिकल 2 to 6 के तहत, ठीक है। ये 2 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट के लिए 2 to 6 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32। तो इन दोनों में संवैधानिक उपचार निहित है। ये यहाँ पे व्यक्तिगत के लिए है, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, तो हम यूज करते हैं जब कोई ऐसा मुद्दा जो सामाजिक हित में हो, जैसे अभी हमें साफ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए और प्रदूषण आदि, या महिलाओं या बच्चों के मैटर, तो इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सनली और ये एक वाइडर हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे देश में मतलब ये कॉन्सेप्ट जो 1960 के दशक में यूएसए के अंदर एप्लीकेबल हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ पे 1980 के दशक में इफेक्टिव होता है। 2 पर्सनैलिटी इसके अंदर इस चीज़ को इंडिया में अच्छे से लागू करने में या इंडिया के हिसाब से मैनेज करने में अपना योगदान देती हैं। तो एक है न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, वी.आर. कृष्ण अय्यर, और दूसरे हैं आपके पी.एन. भगवती, ठीक है। तो ये 2 पर्सनैलिटी हमारे इंडिया में 1980 के दशक में अच्छे से पीआईएल को लागू करने में ज़्यादा योगदान इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है स्वीडन। स्वीडन से हमने इसको लिया है। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ओम्बुड्समैन पे। लोकपाल, तो आपको अन्ना हजारे जी याद होंगे, जब उनका आंदोलन देश में चला था वो लोकपाल के लिए था, क्योंकि हमारे देश में करप्शन या लोगों की समस्याएं उस समय में चरम पे थी, ठीक है। तो उस समय में जब बनाया गया 2013 में, तो 13 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको 2 तरीकों से डिवाइड करा गया, एक करप्शन से रिलेटेड और दूसरा कंज्यूमर्स के लिए ओम्बुड्समैन। जो भ्रष्टाचार के लिए था, करप्शन के लिए था, वो एक केंद्रीय स्तर पर बनाया गया और एक राज्य स्तर पर लोकपाल, ठीक है, लोकायुक्त। तो जो हमारे पहले लोकपाल बने थे वो थे पीसी घोष, और अभी जो वर्तमान में हैं वो हैं हमारे न्यायमूर्ति अजय माणिक राव। अगर बात करें राज्यों में, तो सबसे पहला राज्य इसको एप्लीकेबल करने वाला था 13 से भी पहले, तो वो महाराष्ट्र था 1971 में। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पहले बने थे प्रीतम पाल, और अभी हरियाणा में वर्तमान में है हरिपाल वर्मा, ठीक है। तो अगर बात करें कंज्यूमर में, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें जैसे बैंकिंग हो गया, आरबीआई ओम्बुड्समैन है, इंश्योरेंस में हो गया, या और भी संस्थाओं में ओम्बुड्समैन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस से लिए गए हैं, ठीक है। तो पास्ट में भी हमने डिस्कस किया था इस बारे। तो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। अगर बात करें हम आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाग 18 में इनको रखा गया है, और बात करें तो आर्टिकल 352 से 360, ठीक है। तो 3 तरह की इमरजेंसी है आपकी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 है, और प्रेसिडेंट रूल से हमारा 356 और 365 है, ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा इसका। और फाइनेंशियल की बात करें तो 360 है। अगर बात करूँ प्रेसिडेंट रूल की, तो इसके अंदर 356 के तहत तब लगता है जब संविधान के अकॉर्डिंग किसी राज्य में काम ना हो, यानी संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। और 365 के तहत जब लगेगा जब संसद ने कोई विधि बनाई थी
और वो राज्य उसको एप्लीकेबल नहीं कर रहा है अपनी स्टेट में, या सही से नहीं कर रहा है, तब प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अब तक नहीं एप्लीकेबल हुई है। हाँ, 1991 में ऐसे हालात बन गए थे जब हमारे देश में एक हफ्ते का कह सकते हो कि दाना पानी जो भी कह लीजिए, या उधार चुकाने का एक तरह से पैसा रह गया था। ठीक है, तो उस समय में ये तब भी एप्लीकेबल नहीं करी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए डॉक्यूमेंट दैट लाइज डाउन बेसिस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। तो वो दस्तावेज क्या है हमारा? वो है हमारा संविधान। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारा संविधान कैसा संविधान है? हमारा संविधान आप बताइए, कठोर है या लचीला है या दोनों है? ठीक है, यहाँ कठोर से मतलब है, मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ तो यूएसए का, अगर मैं बिल्कुल लचीले की बात करूँ तो मैं बात करूँ ब्रिटेन की। यूएसए के अंदर कठोर संविधान, कठोर का मतलब ये नहीं कि वहाँ की बुक बिल्कुल कठोर है कि उसे तोड़ ही नहीं पाओगे आप। कठोर का मतलब अगर आप वहाँ पे अमेंडमेंट करना होगा तो अमेंडमेंट करना ऐसी बात नहीं होता, लेकिन बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट में जब भी इन स्वीकृति की ज़रूरत पड़ेगी तो ये मान के चलो जैसे हमारे में स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 है, इससे भी प्लस कर जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आती हैं जब भी ऐसा कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करूँ ब्रिटेन की, तो यहाँ पे तो वहाँ की आप कह सकते हो संसद ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो स्टेट का रोल बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप बताओ फिर कठोर है या लचीला? तो इंडिया में दोनों है, दोनों। क्योंकि जब अमेंडमेंट की बात आती है तो 50+ % मतलब 50+ बोल सकते हो आप, स्टेट एग्री करती है तो अमेंडमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में फिर संसद के पास पावर चली जाती है। तो दोनों का मिला जुला आप रूप बोल सकते हो, तो कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में याचिका और द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये दोनों हमने ली है यूनाइटेड किंगडम से। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने और क्या क्या लिया है? हमारी संसदीय प्रणाली ली है, इसके बाद कानूनी शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है, कानून बनाने की प्रक्रिया ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर और रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री सिस्टम। और अभी पीछे पढ़ के आए हमने नागरिकता भी कहाँ से ली है? वो भी हमने ब्रिटेन से ली है, यूके से ली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं हम, नेक्स्ट में अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही।